अब काफी दिनों बाद फिर एक बार कुछ टॉपिक्स, खास करके अब आपके डेट शीट भी आ ही गए, तो साइंस और मैथ्स के कुछ टॉपिक्स अब डेली वाइज आपको मिलेंगे। और आज बात करेंगे एक चैप्टर की, ह्यूमन आई की। कल की क्लास में मैं आपको केस बेस्ड क्वेश्चन साइंस के करवाऊंगा। आज हम बात करते हैं ह्यूमन आई की, और ह्यूमन आई में फटाफट अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो ह्यूमन आई वैसे दो तीन बातों के लिए, वैसे मैं बताऊं आपको, टोटल 8 चैप्टर हैं, सॉरी 8 मार्क्स हैं जो आपको ह्यूमन आई से मिलेंगे। ह्यूमन आई से केस बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है उसमें ह्यूमन आई के क्वेश्चन कम ही होते हैं। डायरेक्टली मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, देखें आप ह्यूमन आई का डायग्राम आपके स्क्रीन पे है, और इसमें कुछ पार्ट्स देखिए। जो ओल्ड पैटर्न था उसके अंदर आपको डायग्राम बनाना आता था कि डायग्राम बनाएं किसी भी चीज का। अब इस पैटर्न में डायग्राम की बात आपसे नहीं की जाती। आपके पास डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ होता है, उसमें ABCD पार्ट डिनोट होता है, आपको वो आइडेंटिफाई भी करना होता है और उसके फंक्शन भी बताने। अब जब इस डायग्राम को आप देख रहे हैं तो सबसे पहली बात हम कॉर्निया की करते हैं। कॉर्निया आप देख रहे हैं सबसे फ्रंट में लिखा हुआ है, और द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्निया। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। कॉर्निया में, कॉर्निया का काम, कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है, यहां से लाइट एंटर होती है कहाँ, आई में। दूसरी बात, आइरिस भी दिख रहा है आपको, पुपिल्स भी दिख रहा है। तो आइरिस क्या है, अपने आंखों को, अब अपने आंखों को तो आप या तो आईने में देख सकते हैं या दूसरे की आंखों को देख लें। तो ए डार्क मस्कुलर टिश्यू, आप देखते हैं ना रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जो काला काला सा स्ट्रक्चर होता है आंखों में, बिहाइंड द कॉर्निया, इज नोन एज द आइरिस। एंड द कलर ऑफ द आइरिस एक्चुअली इंडिकेट्स द कलर ऑफ द आई। आई का जो कलर है वो कहां से डिनोट होता है, आइरिस। एंड द आइरिस आल्सो हेल्प्स रेगुलेट और एडजस्ट एक्सपोजर बाय एडजस्टिंग द आइरिस। आइरिस का काम होता है वो जो आने वाले एक्सपोजर है, लाइट का एक्सपोजर है, उसके अनुसार से एडजस्ट करता है, लाइट को एडजस्ट करता है कि वो कितने अमाउंट में आंखों के अंदर, आई के अंदर आए। लेकिन उसका एडजस्टिंग का मेन काम पुपिल का होता है। पुपिल स्मॉल ओपनिंग होता है आइरिस में, एंड इट्स साइज इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ आइरिस। आइरिस के, आइरिस से कंट्रोल किया जाता है किसके साइज को, पुपिल के साइज को। जैसे कई बार आप देखते होंगे, धूप जब ज्यादा होती है तो हम अपनी आंखों को थोड़ा भींच लेते हैं, थोड़ा बंद कर लेते हैं, यानी एडजस्टमेंट करते हैं कि ज्यादा लाइट हमारे आंखों के अंदर ना जाए, नहीं तो फिर लेंस डैमेज हो सकता है या हमें अच्छे से दिखेगा नहीं कोई चीज। और जब अंधेरा, थोड़ा डार्कनेस हो, तो हम अपनी आंखों को और ज्यादा ओपन कर देते हैं ताकि लाइट जो है वो ज्यादा एंटर हो। पुपिल के बिहाइंड एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लेंस कहते हैं। आई लेंस लिखा हुआ है आपके डायग्राम में, लेंस।
and by the action of ciliary muscle it changes its shapes to focus light on the retina. और फिर रेटिना भी दिख रहा है आपको। रेटिना वही है जो आप सिनेमा हॉल में, थिएटर में पर्दे को कहते हैं। पर्दा आपका रेटिना है और लेंस से होकर के लाइट रेटिना पे जाती है और रेटिना पे लेंस के कारण वहां पे इमेज बनती है। और वही इमेज जो हमारा ऑप्टिक नर्व है, आप देख रहे हैं अपने डायग्राम में ऑप्टिक नर्व भी लिखा हुआ है। तो ऑप्टिक नर्व का काम है कि रेटिना पे जो इमेज बना है उसे वो यहां से लेके और हमारे ब्रेन तक पहुंचाए ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ हमने क्या देखा है। क्लियर है इतनी बातें? अब थोड़ी थोड़ी बातें आपको मैं और बताऊं। जैसे एक यहाँ पे एक सस्पेंसरी लिगामेंट लिखा हुआ है। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा है लिगामेंट, बोन, टेंडन, इन सब के बारे में। लिगामेंट जो होता है वो सॉफ्ट बोन होता है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है और आई लेंस दोनों साइड में सस्पेंसरी लिगामेंट है। एक साइड में लिखा हुआ है लेकिन दूसरी साइड में भी आप देखते हैं ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट का काम होता है आई लेंस को बांध के रखना, एडजस्ट करके रखना। और जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो अटैच होता है किससे? सिलियरी मसल से। बुढ़ापे में जो जैसे जब एज होने लगते हैं लोग, या अब आजकल तो दूसरा भी एग्जाम्पल है, अगर आप ज्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक और फलाना ढिकाना मोबाइल पे देखते हैं, बार बार आंखों का उपयोग करते हैं, आई लेंस जब बार बार यूज होता है तो ये जो सिलियरी मसल है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, ये ढीले हो जाते हैं। और जब ढीले हो जाते हैं तो आई लेंस अपने जगह से आगे पीछे हो जाता है। और जब आई लेंस आगे पीछे हो जाता है तो क्या होता है? तब आपके पास फिर कभी जी दूर का नहीं दिखता, कभी नजदीक का नहीं दिखता, फिर बड़े बड़े टोकन लगाने पड़ते हैं। तो ये बात रही हमारे आई लेंस की। अच्छा, जहां तक बात आप देख रहे हैं विट्रस ह्यूमर है, ये जो ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, ये एक तरह का लिक्विड होता है। ये हमारे जो आई बॉल है इसको मूव करने का काम करता है। भाई मूव करोगे तब ना ऊपर नीचे। तेल ऑयलिंग करता है ना साइकिल वगैरह में, पहिया जल्दी अच्छे से घूमे, वैसे ही ये विट्रस ह्यूमर है। ये आई थिंक अब इस डायग्राम में जितनी चीजें हैं उतने आपको समझ आई। अब मैं एक और बात कर लेता हूं आपसे ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व जो मैंने सिंपली आपको बताया कि ये नर्वस टिश्यूज है, जो जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसे वो ट्रांसफर कर देता है कहाँ को? माइंड में। इसका काम होता है ऑप्टिक नर्व्स को माइंड में ट्रांसफर कर देना कि हमने क्या देखा। लेकिन यहां पे एक बात और मैं आपको बताता हूं। ऑप्टिक नर्व्स दो टाइप के होते हैं, एक कोन्स है और एक रोड्स है। अब ये कोन्स और रोड्स क्या होते हैं जरा इसे समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। Cones are the nerve cells that are more sensitive to bright light. ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होता है कौन? कोन्स। स्ट्रक्चर होते हैं नर्व्स के ये, एंड दे हेल्प इन डिटेल्ड सेंट्रल एंड कलर विजन। जो हम अलग अलग कलर देखते हैं ना, पहचान लेते हैं ना कि भाई ये नीला है, ये पीला है, ये हरा है ना। तो हरे को ज्यादा लोग पहचानते हैं, खैर कोई नहीं। तो ये जो कलर विजन है ये कौन से आता है? और रोड्स आर द ऑप्टिक नर्व्स दैट आर मोर सेंसिटिव टू डिम लाइट। डिम लाइट में सबसे ज्यादा जो एक्टिव हो जाता है वो रोड्स हो जाता है। ये पेरिफेरल विजन के काम आता है। अब इसी में मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं। बैट, चमगादड़, दिन में बेचारा कहाँ मिलेगा आपको? मिलेगा ही नहीं, कहीं दुबक जाता है, क्योंकि उसके आंखों में रॉड्स होते हैं।
कोन्स नहीं होते हैं। इसलिए जब डिम लाइट होता है, जब काली रात होती है, जहां पे काली रात तो क्या मतलब डिम लाइट जब हो, तो उसे बहुत दूर तक दिखता है। और फिर आप देखते हो रात के अंधेरे में वो एकदम यहां से वहां भागता दौड़ता रहता है। और फिर इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं ना, उल्लू, आउल। आउल में रोड्स होते हैं लेकिन कॉर्न्स नहीं होते हैं। हम में, ह्यूमन में कॉर्न्स होते हैं, क्योंकि हम कलर विजन करते हैं। ओके, तो ये आपके आई की बात हमने करी। अब यहां से आगे हम आ जाते हैं। ये देखो ऑल का बना हुआ है, यहां लिखा है एंड ऑल हैज वेरी लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल इन द रेटिना ऑफ इट्स आई। दिस हेल्प द ऑल टू सी प्रॉपर्ली इवन इन डिम लाइट ड्यूरिंग द नाइट। और जो हम अलग अलग कलर देखते हैं कि टमाटर लाल होता है और फलाना ये होता है, वो हमारे आंखों में कौन होता है, इसलिए वो कलर विजन देता है। अब कुछ बातें आ जाते हैं एंड इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और इस पे एक नंबर का एक क्वेश्चन एकदम फटाफट बता रहा हूं, एकदम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 99% का। बचपन में आप लोगों ने भी कोई शरारत, शरारत तो नहीं, एक्टिविटी की होगी, आपको समझ में नहीं आया होगा कि एक्टिविटी हम कर रहे हैं। जैसे हमने पेन ले लिया और पेन को हम एकदम आंखों के बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब लाते हैं, तो हमें दिखता है एक पॉइंट के बाद कि ये पेन दो हो गया। एक पेन हमें दो दिखाई देता है। एक पॉइंट तक ये एक ही दिखाई देगा, एक पॉइंट के बाद ये हमें दो दिखाई देना शुरू हो जाता है। जहां तक आपको ये एक दिखाई दे रहा है, अगर आंखें ठीक है, टोकन नहीं लगा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो अगर जहां तक वो एक दिखाई दे रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस वो 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर की। और उसको कहते हैं हम लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप उसे क्लियरली देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम जैसे ही होएगा तो वो आपको फिर क्लियरली दिखाई नहीं देगा। एक बात। दूसरी बात मैं बताता हूं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखा, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन के नीचे ही लिखा हुआ है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब होता है एडजस्टमेंट। नॉर्मल आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट। अगर हमारी आंखें नॉर्मल है तो हम दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं और नजदीक के भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कई बार तो देखोगे लोग ऐसे करके भी देख लेते हैं। ऐसे करके का मतलब होता है कि जो ऊपर से लाइट आ रही है उसको आंखों के नीचे हम आने से एडजस्ट करते हैं दूर देखने के लिए। तो हमारे आंखों में, आंखों के लेंस में जो भी आंखों का स्ट्रक्चर, आई का स्ट्रक्चर आपको बताया मैंने, तो आई लेंस के एडजस्टमेंट होने की एक अपनी प्रकृति होती है, जिससे कि हम दूर के ऑब्जेक्ट में भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं और पास के ऑब्जेक्ट में भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे दो डायग्राम आप देख रहे हैं, पैरेलल रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, या यूं कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, दूर है रखा हुआ, और दूसरा आप देख रहे हैं कि डाइवर्जिंग रेज फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट, अगर कोई नजदीक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे, तो दोनों में हमारी आंखें जो है वो एडजस्ट करती है। इसी को हम एकोमोडेशन करते हैं। एंड आई कैन फोकस द इमेजेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। आई लेंस जो है वो अपने आप अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। वो देखे हो ना कैमरा जिससे फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो वो नहीं कोटेक वोटेक वाले में आगे लगा हुआ रहता है,
जिसमें कि हम गोल गोल घुमा करके और उसके फोकस को एडजस्ट करते हैं। तो उस एडजस्टमेंट के लिए हमारे आंखों में ऑलरेडी सिस्टम होता है, वो हमें हाथों से घुमाना नहीं पड़ता है, उसे ही हम एकोमोडेशन। अब धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते हुए पहुंचेंगे क्या, आंखों की प्रॉब्लम पे। ज्यादा डिटेल में जाने से बढ़िया पहले प्रॉब्लम पे आ जाए। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कि आंखों में प्रॉब्लम क्यों आती है, कैसे आती है, और फिर उसका क्योर कैसे होता है, कैसे हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कैसे प्रॉब्लम आती है वो अभी मैंने बताया आपको। प्रॉब्लम आती है तब जब हमारे आई लेंस में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। वो जब हमारा जो मसल है वो ढीला हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है। तीन तरह के प्रॉब्लम है, एक मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेस बायोपिया है। मायोपिया को हम शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं या नियर साइटनेस भी कहते हैं। नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस कहते हैं। अब यहां पे अगर हम शॉर्ट साइटनेस की बात करें, नाम आ रहा है शॉर्ट, शॉर्ट लिखा हुआ है ना वर्ड, तो शॉर्ट या नियर लिखा हुआ है, लेकिन कहते हैं ना आंख का अंधा और नाम नयन सुख। एक आदमी का नाम नयन सुख था। नयन मतलब होता है आंख, और सुख मतलब सुख, कि भाई इसको आंख से बड़ा सुख है, और बेचारा अंधा था। तो एकदम नाम भी वैसा ही है। शॉर्ट साइटनेस जो है या नियर साइटनेस, जिसको हम मायोपिया कहते हैं, तो शॉर्ट मतलब नजदीक होता है, नियर मतलब नजदीक होता है, लेकिन काम उल्टा है। ऐसी बीमारी को हम शॉर्ट साइटनेस कहते हैं जिसमें आदमी को दूर की चीज दिखाई नहीं देती। दूर की चीज दिखाई ना दे तो उसे शॉर्ट साइटनेस, मेरे को शॉर्ट साइटनेस है, मुझे दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, इसलिए जब पढ़ाता हूँ तो टोकन उतार के पढ़ाता हूँ, नजदीक की दिखती है, शॉर्ट साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटनेस है। अब लॉन्ग का उल्टा कर दो, शॉर्ट हो गया, यानी जिसको नजदीक का नहीं दिखाई दे लेकिन दूर का आराम से दिखाई, उसको कहते हैं लॉन्ग साइटनेस। और प्रेस बायोपिया में ना लफड़ा हो जाता है, नहीं देखे हो कई फिल्मों में, वो चश्मे में आधा ऊपर बना होता है, आधा नीचे गोल सा ऐसे बना हुआ होता है। यानी कि जब ऐसे उठा के देखेगा तो दूर का दिखेगा उसको, और जब झुका के देखेगा तो नजदीक का, यानी एक ही चश्मा में दोनों काम होता है, दूर का भी और नजदीक का भी, जिसको कि ये प्रॉब्लम, ये खास करके बुढ़ापे में आ जाता है। अभी बात करेंगे इसको, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मायोपिया की, शॉर्ट साइटनेस की, और एकदम काश क्यों होता है ये। बड़े सुनहरे अक्षरों में, काले काले अक्षरों में लिखा हुआ है इसमें कि ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आईलेंस। इसका मतलब कि अगर जो आपके आंखों का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया, नॉर्मल से शॉर्ट हो गया, तो यानी कि अब आपको शॉर्ट साइटनेस हो जाएगा, दूर की चीजें नहीं दिखेगी। या आपका जो आई बॉल है वो बड़ा हो गया। अब आई बॉल बड़ा होने का मतलब ये होता है कि फिर लेंस जो है आपका, लेंस जो है उसका जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट अपने आप हो जाएगा। ये दो चीजें अगर हो जाती हैं तो हमें दूर का नजर नहीं आता है, जिसको हम मायोपिया कहते हैं। जरा डायग्राम से देखते हैं इसको। आप डायग्राम में देखें क्या कह रहा है ये। तीनों चीजें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, तीनों चीजें आपको दिखाई यहाँ पे पड़ेंगी। क्या तीन डायग्राम है ना। फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हो कि नॉर्मल आई, जब हमने टोकन नहीं लगा रखा है,
लेकिन आंखें खराब है। अब क्या है, अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि ये जो आई देख रहे हो ना, जहां पे इमेज लिखा हुआ है, ये आई जो है वो कटना, ये दो रेज जो जा रही हैं, ये दोनों को कटना चाहिए था रेटिना पे, तब जाकर के हम बढ़िया से देख पाते इमेज को। लेकिन ये क्या हो रहा है बेटा, रेटिना से पहले ही ये कट हो रहा है, यानी इमेज बढ़िया से नहीं बन रहा है। तो दिख तो रहा है लेकिन धुंधला धुंधला दिख रहा है, स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है कि हम देख क्या रहे हैं। परेशानी यहाँ है। अब दूसरे डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि अगर ऐसा होता ना, जो मैंने अभी समझाया कि आई अगर यहां बनता रहता तो काम हो जाता, तब आप एकदम अच्छे से देखते। ये नॉर्मल आई का दिखा रखा है आपको। लेकिन जो अगला डायग्राम आप देख रहे हो, वो देखो यहाँ पे आगे टोकन लगा दिया, चश्मा को टोकन कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का। तो ये देखो आगे कनकेव लेंस लगा दिया। अब कनकेव लेंस क्या करेगा, कनकेव लेंस अब दो लेंस हो गया ना, एक तो आपके आंख वाला लेंस हो गया आई लेंस, और दूसरा कनकेव लेंस जो आपने बाहर से चश्मा लगाया। तो अब ये दोनों लेंस मिल करके और क्या करेगा, रेज को कहां पहुंचा देगा, रेटिना पे, और फिर आपको अच्छे से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी क्या समझे आप, अगर आपको कौन सी बीमारी है, भगवान ना करे हो, अगर आपको मायोपिया है, शॉर्ट साइटनेस है, तो आप कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। तब आपको डॉक्टर कौन सा लेंस देगा, कॉनकेव लेंस देगा। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, जिसको कहते हैं हम कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस में भी काले काले अक्षरों में लिखा हुआ है, आप देखें वहां पे लिखा है, द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस, दो कारण है इसके लिखे हुए। जो बातें मैं बता रहा हूं उसको आप नोट्स में एज इट इज फॉलो करेंगे। फर्स्ट लिखा हुआ है कि ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। अभी आपने देखा था, जब मायोपिया हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि आई लेंस का फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है, और आई बॉल सिकुड़ के छोटा हो जाता है। जब छोटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ अपने आप बड़ा हो जाएगा। तीन डायग्राम फिर इसमें भी आपको देखो लिख दिया हुआ है। फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हो, इमेज बाउंड्री के पार जा रहा है, रेटिना के पार जा रहा है। भाई जब तक ये पर्दे पे नहीं बनेगा, रेटिना पे नहीं बनेगा, तो दिखेगा ही नहीं। तो रेटिना के पार जा रहा है तो वही बात होगी, दिखेगा, धुंधला दिखेगा, नियर बाई ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पाओगे अच्छे से। तो फिर क्या है, दूसरा डायग्राम नॉर्मल आई का है, कह रहा है नहीं भैया आई यहां बनना चाहिए था। तो कैसे बनेगा, फिर आपको कौन सा टोकन लगाना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस का। जब आप अपने आंखों के सामने तीसरे डायग्राम में कन्वेक्स लेंस लगा लेंगे, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना पे ठीक ठीक बन जाएगा, और तब आप आराम से कहेंगे यार दुनिया अब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रही, अब कलरफुल हो गई। अब यहां से हम लोग आ जाते हैं, एक और भी बीमारी है, छोटी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। कैटरेक्ट। कैटरेक्ट ओल्ड एज में होता है और मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन बिकम प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग इन ब्लर्ड विजन। अब जैसे चश्मा उश्मा होता है ना, तो चश्मा के ऊपर क्या करते हैं, जब कभी धुंधला दिखाई देता है तो क्या करते हैं, डॉक्टर साहब एक लिक्विड देते हैं, लो बेटा आराम से उस चश्मा के ऊपर घिसना, और फिर जो है साफ हो जाएगा लेंस। लेकिन ये आंखों के लेंस को काहे से घिसोगे, नहीं ना। तो अगर वो ब्लर हो गया, अगर वो गंदा हो गया, है ना, क्लाउडी हो गया, तो क्या होगा, फिर आपको कम नजर आएगा। अब क्या है, बुढ़ापे तक तो परेशानी तो आ ही जाती है ना। तो ठीक है, ब्लड विजन को हम कहते हैं कैटरेक्ट, जब हमें धुंधला दिखाई देता है, हमें तो नहीं, बुढ़ापे में देखेंगे अगर दिखा तो, फिलहाल तो नहीं दिखता। अब यहां से और आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, ग्लास प्रिज्म की।
ये आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी करवाया गया होगा, आपने किया होगा इसमें, और बड़े गौर से आप देखें। इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा रिमाइंड कर देता हूं मैं कि आपको पीछे आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है। रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? जिसमें कि लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, या यूं कहें कि सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में चली जाती है, वो रिफ्लेक्शन है। और डिफ्रेक्शन क्या होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन। अब आप बताएं कि प्रिज्म में रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा? एक साइड से जाएगी इंसिडेंट रे, आप देख रहे हो ना, इंसिडेंट रे गई, फिर वो थोड़े दूर तो प्रिज्म के अंदर भी ट्रांसफर हुई, और फिर प्रिज्म से बाहर भी गई, देख रहे हो ना। तो इंसिडेंट रे पहले एयर में थी, हवा में, वहां से गई ग्लास में, ग्लास से फिर हवा में गई, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना भाई। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स। अब यहीं पे आप देखेंगे इंसिडेंट रे वही है जो रे आ रही है, इमर्जेंट रे एक लिखा हुआ है यहाँ पे। इमर्जेंट रे होती है जो फाइनली प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकलती है। और अगर इंसिडेंट रे में रिफ्लेक्शन नहीं होता, हम सपोज कर लेते हैं, तो आप देख रहे हो ये ई पॉइंट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ए से ई तक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो लाइट ऐसे सीधी जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए इमर्जेंट रे में टेढ़ी होकर निकली है। तो ई और डी के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर बात है? अब आ जाते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बहुत आसान। डिस्पर्सन ऑफ लाइट को हम सिंपली कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। इंद्रधनुष देखा आपने, या प्रिज्म के थ्रू भी अगर आप लाइट, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो, जब हम व्हाइट लाइट या सनलाइट या बल्ब की लाइट कुछ भी जब हम पास करते हैं, तो जब ये प्रिज्म से बाहर रिफ्लेक्ट होकर निकलेगा ना, और वहां पे आप कोई स्क्रीन लगा दें, तो आपको 7 कलर मिलेंगे। मतलब क्या हुआ कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर constituent is termed as dispersion of light। व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना प्रिज्म से गुजरने के बाद, उसे ही हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। तो अब आप कहेंगे कि क्या प्रिज्म से गुजरने के बाद ही जो टूटेगा उसी को डिस्पर्सन कहेंगे? नहीं भैया। अब तो खैर बारिश ही नहीं होती, बहुत कम होती है, लेकिन जब भयंकर बारिश हुआ करती ना, उसके बाद आसमान में रेनबो आता, इंद्रधनुष, तो जो रेनबो आता था उसमें भी तो 7 कलर होती है। तो जो एयर सॉरी वाटर बबल होती है ना, वाटर का जो बबल होता है, जब उससे भी व्हाइट लाइट गुजरती है ना, तो वो 7 कलर में ब्रेक हो जाती है। उसे भी हम क्या कहेंगे? डिस्पर्सन करेंगे। अब ये तो आप पढ़े हो ना बचपन में, विबग्योर, वायलेट सबसे नीचे लिखा है, आई फॉर इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ये वाला मामला जो है आपको याद रखना है कि लिस्ट, इसमें क्वेश्चन पर बनता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन, इसीलिए मैं ये डायग्राम आपके सामने रख रहा हूं। इसमें लिखा है लिस्ट डेविएशन, आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम डेविएशन किसमें होता है, तो सबसे लिस्ट डेविएशन किसमें होगा? रेड में होगा। रेड कलर, रेड कलर में सबसे कम डेविएशन होता है। और इसीलिए आप देखते हो कि जहां भी खतरे का निशान लिखना होता है ना, डेंजर का साइन बनाना होता है, वहां पे कौन सा कलर उपयोग होता है? लिस्ट रेड कलर यूज होता है। इसी तरह से सबसे जो मैक्सिमम ज्यादा डेविएशन होता है, डेविएशन का मतलब है अपने रास्ते से मुड़ जाना, अपने रास्ते से मुड़ जाना, तो सबसे ज्यादा कौन झुका? वायलेट। वायलेट झुका ना सबसे ज्यादा, सबसे नीचे वायलेट आया है, तो इसीलिए मैक्सिमम डेविएशन किसमें हो गया? वायलेट। तो ये याद रखना है, पूछा जाता है एक नंबर में कि लिस्ट डेविएशन किसमें होता है?
रेड में, मैक्सिमम डेविएशन किस में होता है? वायलेट। ये दो बातें याद। अब यहां से एक और बात करते हैं, एक और डायग्राम आगे है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। यानी कि इसने कहा कि भैया अगर मैं एक नहीं दो दो प्रिज्म लाके आपके पास रखता हूं तो क्या होगा? तो भैया एक बार जब एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट जाएगी तो पहले अभी अभी देखा आपने डिस्पर्सन होगी, मतलब कितने कलर में ब्रेक होगी? वो 7 में। और फिर वही 7 कलर जब दूसरे प्रिज्म में घुसेगी, जब वहां से रिफ्रैक्शन होगा तो ये फिर से रिकम्बाइन हो जाती है, रिज्वाइन हो जाती है, फिर से जुड़ जाती हैं। तो आप वापिस आपको क्या मिलेगा? व्हाइट लाइट। एक प्रिज्म ने व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ा, दूसरे प्रिज्म में 7 कलर को जोड़ के और एक ही व्हाइट लाइट बना दिया। तो रिकॉम्बिनेशन स्पेक्ट्रम का ऐसे होता है। रेनबो के बारे में अभी अभी बात मैंने की थी आपसे कि जो रेन ड्रॉप है वो एक टिन्नी ग्लास की तरह काम करता है। ये नीचे लिखा हुआ है ना, ए रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट सनलाइट बाय रेन ड्रॉप, या जिसको हम वाटर ड्रॉप्स कहते हैं, द एटमॉस्फेयर, एंड ईच रेन ड्रॉप्स एक्ट एज अ टिनी ग्लास प्रिज्म। एक एक जो बूंद है वो प्रिज्म की तरह काम करता है, और इसीलिए इतने सारे बूंदे इतने सारे कलर को डिस्पर्स करता है और हमें रेनबो का एक सुंदर नजारा नजर आता है। अब आगे की बात करेंगे, और बात करेंगे अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो छोटी सी बात रिवीजन करवा देता हूं आपको कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा। क्या बोलता है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है। रेयरर का मतलब होता है जो जहां पे मॉलिक्यूल की संख्या कम हो। जैसे मैं आपके चलते फिरते एग्जांपल की बात करता हूं। आप रोड पे जा रहे हैं, एकदम नेशनल हाईवे खुला हुआ, भीड़ भाड़ कम। तो भीड़ भाड़ कम का मतलब वो रेयरर है। इक्के दुक्के गाड़ियां या इक्के दुक्के लोग आपको नजर आ रहे हैं, रेयरर है। अब आप अपने व्हीकल को चलाते जा रहे हैं, तो जैसे ही आप देखते हैं ना रेयरर मीडियम होता है, तो हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, आजा भाई 90 पे, है ना। और अचानक आपने आगे देखा कि भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई। अब भीड़ भाड़ ज्यादा होने का मतलब है अब वो मीडियम बन गया कैसा? डेंस। डेंस का मतलब होता है घना। डेंस का मतलब होता है घना। तो अभी आप रेयरर मीडियम में थे, आपकी स्पीड क्या थी? ज्यादा थी। डेंसर मीडियम में आप पहुंचे, आपकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। अब जब स्पीड कम होती है तो क्या होता है, हम थोड़ा दाएं काटते हैं, थोड़ा बाएं काटते हैं, यानी कि जो हम सीधा जा रहे थे ना वो सीधा नहीं जा पाएंगे, भीड़ भाड़ है ना, थोड़ा कट मार के जाना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, 90 डिग्री वाले एंगल की तरफ झुक जाती है। और जैसे ही भीड़ भाड़ से हम निकलते हैं खुले में, तो फिर हमारा स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है, और तब हम नॉर्मल से क्या हो जाते हैं? दूर भाग जाते हैं। यही तो दो लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसी की बात करेंगे। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेयर में हम ऊपर से लेकर के और अपने धरती तक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जब आप सबसे ऊपर जाओगे, नहीं वहां नहीं, भगवान करे बहुत दिन जियो, वहां नहीं जाने का मैं कह रहा हूं कि मतलब एटमॉस्फेयर में जब ऊपर की तरफ जाओगे, जा सकते हैं ना, वो क्या होता है वो हवाई जहाज वगैरह से, तो वहां पे डस्ट पार्टिकल कम होते हैं, धूल कण कम होते हैं, यानी कि वो मीडियम रेयरर है। कैसा है? जैसे जैसे हम धरती की तरफ नीचे 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 आते जाते हैं, तो दुनिया वालों ने पॉल्यूशन भर भर के किया हुआ है, तो डस्ट पार्टिकल यहाँ स्मोक ज्यादा हो जाता है, यानी कि मीडियम कैसा बन गया? डेंसर बन गया। लाइट तो सन से आ रही है ना,
यानी कि रेयरर से डेंसर में आ रही है ना, ऊपर उसको कम रुकावट आएगी, नीचे डेंसर हो गया। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर में आ रही है सनलाइट, तो नीचे आते आते, अब आपको अभी बताया ना रूल मैंने, कि अगर रेयरर से डेंसर में लाइट आएंगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएंगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएंगी, जिसके कारण कि वहां से तो सीधी साधी चलती हैं, लेकिन अर्थ पे आते आते लाइट का लाइन लेंथ बिगड़ जाता है, डायरेक्शन बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। देखो यहां लिखा है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कास्ट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब यहीं पे बात आती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की, है ना। तारे, चंदा मामा, बचपन में खूब खेले ना, चंदा मामा दूर के। हाँ, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एक बात बताऊं मैं आपको, स्टार हमेशा एक ही जैसा चमकता है, जैसा हम देखते हैं टिमटिमाते हुए, कभी ज्यादा लाइट कभी कम लाइट, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है ऊपर, एक समान लाइट हमेशा स्टार में हो। लेकिन जब हम नीचे से देखते हैं तो वो हमें टिमटिमाता नजर आता है, ट्विंकलिंग होता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि वहां से जो लाइट चली ना स्टार से, वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते उसको बेचारे को धूल कण पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर के बहुत सारे पार्टिकल सब ने बड़े तंग किए। तो नीचे आते आते जैसे जैसे डेंसर मीडियम में आई, तो उसका पथ जो है, आने का रास्ता जो है लाइट का, वो बार बार बदलता गया। और जब बार बार बदलता गया तो क्या होगा, फिर हमारे आंखों पे क्या हमेशा उसकी लाइट एक जैसी नजर आएगी? नहीं आएगी, अलग अलग आएगी। तो उसी को हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई रीजन बताओ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, खूब कहानी लिखो, एक पॉइंट जरूर लिखना। मैं बार बार कहता हूं कि एग्जाम में मार्क्स के अनुसार हम लिखते हैं कि आंसर को 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, मार्क्स के अनुसार लिखते हैं। लेकिन हमेशा याद रखो कि जो मेन पॉइंट है ना, उसको जरूर अंडरलाइन कर दो। कैसे? अब जैसे हमने पूरी कहानी लिख दी कि स्टार से लाइट एकदम एक जैसी निकलती हैं, ऊपर जो है रेयर मीडियम होता है, अर्थ पे डेंसर मीडियम होता है, लाइट जब आती है नीचे तो वो हमें ट्विंकलिंग टिमटिमाती नजर आ, सब कहानी लिख दिया। लेकिन उसमें एक पॉइंट हमें ऐड करना पड़ेगा, एक छोटी सी लाइन, क्या? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसा कारनामा क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। बस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आपने कहा और आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद फिर आपको आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसको अंडरलाइन कर देना है ताकि एग्जामिनर जब चेक करे ना, एग्जामिनर जब चेक करे तो उसका सीधा नजर जाए, हाँ इसने लिखा है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, बस नंबर गोल, अब गोल मिल जाएंगे। इसके बाद अगली बात भी उसी की होगी बेटा, the star seems higher than they actually are। जो स्टार होते हैं वो हमें बहुत दूर नजर आते हैं, लेकिन आपको मालूम है स्टार बहुत दूर नहीं होते हैं, स्टार जो है नजदीक ही होते हैं। लेकिन आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो ना, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार और स्टार सीम्स हायर। तो आंखों से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएंगी, यानी कि डेंसर से कहां जाएंगी? रेयरर में। हमारे नजदीक डेंसर मीडियम है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो रेयरर होगी। तो अभी मैंने रिफ्लेक्शन के लॉज बताए ना आपको, कि जब हमारी आंखों से रिफ्लेक्ट होके लाइट जाएंगी डेंसर से, तो वो नॉर्मल से दूर भागेंगी। यानी कि नॉर्मल से दूर भागने का मतलब ये है कि जब यूं भागेंगी यानी डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगी। हमें लगेगा कि ये स्टार बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन इतनी ऊंचाई पे ये, सारी बातें समझाना है इसको। आपके स्क्रीन को देखो, मैं पीडीएफ से आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि नोट्स वगैरह सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है।
आपको जो भी चीजें मैं समझा रहा हूँ, नोट्स लिखना है अपने कॉपी में, डेफिनेशन नोट्स आप लिख सकते हैं। तो जो कहानी है वो सब लिखो जो मैंने समझाया, लेकिन फिर इसमें आप एक पॉइंट जरूर ऐड कर देना, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, और इसको मार दो अंडरलाइन, एकदम एग्जामिनर खुश हो जाएगा, लड्डू खाएगा और बदले में आपको नंबर देगा। अब यही बात हो जाती है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। क्या है ना, आजकल समय ही नहीं मिलता है सनसेट सनराइज देखने का। आप लोगों की बात कर रहा हूं, मैंने तो खूब देखा है, बैठे निहारा है। तो आप देखोगे अखबार में, आपके मोबाइल में भी वो लिखा हुआ आ जाएगा कि हाँ आज का सनसेट इतने बजे होगा और सनराइज इतने बजे होगा, लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन आप उस टाइम, मान लो 5:26 लिखा हुआ है कि सनसेट होगा, आप उस टाइम बैठ के देखना, आपको सूर्य डूबा हुआ नजर ही नहीं आएगा, लगेगा सूर्य तो भी डूबा ही नहीं। इसलिए नजर नहीं आता, 2 मिनट का फासला होता है। ध्यान से सुनना, अगर लिखा हुआ है 5:26, तो वो 5:28 तक आपको दिखेगा कि सूर्य अभी डूबा नहीं। और अगर सुबह का 5:26 का टाइम है सनराइज का, तो वो आपको 5:24 में ही नजर आ जाएगा सूर्य भगवान। काहे? इसलिए क्योंकि जो लाइट होती है ना, वो जब सन की जो जब लाइट निकलती है, तो वो भी रेयरर से कहां पहुंचती है, टेंशन। फिर वहां भी कौन सा प्रोसेस हो जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो जब वो एक्चुअल निकलती है, उससे पहले ही वो हमें महसूस हो जाती है, दिख जाती है उसकी लाइट, और हम कहते हैं कि भाई सनराइज हो गया। तो इसमें भी आपको सारी कहानी लिखनी है, 2 मिनट वाली भी कहानी लिखनी है कि 2 मिनट बिफोर सनराइज के और 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट के, तब तक हम देख सकते हैं सन को। और फिर लास्ट में लिख देना है बिकॉज ऑफ, और इसको कर देना है अंडरलाइन। बस देखो, एकदम भाग भाग के नंबर आपको मिलेंगे। अब आगे हम लोग आगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एकदम लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, और इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडा नहीं है ये टिंडल इफेक्ट है। और टिंडल इफेक्ट क्या कहते हैं भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही कहते हैं। स्कैटरिंग अभी बताया था ना, प्रिज्म से। स्कैटरिंग का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे कि कभी कई बार आप ऐसे घर में बैठे रहो, और मान लो धूप तेज है, आपने खिड़की विड़की बंद कर रखा है, या कहीं पे थोड़ी सी लाइट आ रही है आपके घर में, तो आप गौर से देखोगे ना, तो उस लाइट में आपको नजर आएगा कि कई सारे धूल के कण ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते नजर आते हैं। लाइट आ रही है सीधी खिड़की से, और वो गोल 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 जो है उसमें धूल के कण नजर आते हैं। यानी क्या, लाइट लाइट का नेचर है बेटा, वो स्ट्रेट लाइन में यानी सीधी लाइन में जाती है। लेकिन नेचर का क्या करे जब सिग्नेचर ही खराब हो जाए। अब रास्ते में मिल गया उसको डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल क्या कहेगा, डस्ट पार्टिकल उसको स्ट्रेट जाने ही नहीं देगा। डस्ट पार्टिकल जब उसको स्ट्रेट जाने नहीं देगा, तो उसको अपने रास्ते से बेंड होना पड़ेगा, और जब बेंड होना पड़ेगा, तो उसी को हम कहते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इस साइंटिस्ट का नाम था कि टिंडल डिस्कवर्ड दैट व्हेन व्हाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 7 color is passed through a clear liquid having small suspended particle in it, then the blue color of white light having shorter wavelengths is scattered much more than the red color having longer wavelength। अब ये बातें थोड़ी सी आपको नोट भी करनी है और समझनी भी है, कि the blue colored light present in white sunlight is scattered much more than red light। यानी कि सबसे ज्यादा बेंडिंग अगर हम देखें रेड में और ब्लू में, तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में होती है, ब्लू में होती है, और सबसे कम किस में होती है। अभी तो पढ़ाया था मैंने पीछे, जब विबग्योर बताया था तो बताया था ना, रेड में जो है स्कैटरिंग काफी कम होती है, वायलेट में ज्यादा होती है। अब ब्लू की बात होगी तो रेड तो सबसे कम वाला है ना, तो ब्लू सबसे ज्यादा होगा। अब इसी के ऊपर
छोटी छोटी बात आपको सीखना है। जैसे कहता है कि वाई द स्काई इज ब्लू, फालतू की बात है भाई, होता है तो होता है, बचपन से देखते आ रहे हैं स्काई ब्लू ही होता है, अब नहीं दिखता है। इतने पॉल्यूशन हो गया ना कि स्काई ब्लू कहाँ दिखता है। डायग्राम में दिख रहा है आपको ना कि सन है ऊपर, सनलाइट देखो दोनों साइड में जा रहा है, लेकिन क्या है कि स्कैटरिंग होने के बाद, बेंडिंग होने के बाद आप देख रहे हो ब्लू कलर यहाँ पे शो कर रखा है, ब्लू कलर जो है नीचे की तरफ आया। दूसरे साइड में भी जो सनलाइट जा रहा है, यहाँ भी जो नीचे जो आप ब्रोकन लाइन से देख रहे हो आते हुए, वो कौन सा कलर आएगा? ब्लू आएगा। बीच में भी देख रहे हो सनलाइट आ रहा है, उसमें भी नीचे सबसे ज्यादा, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ब्लू पहुंचेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होता है? ब्लू होता है। और जिसके कारण कि हमें ब्लू 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 ही नजर आता है, तो हमें स्काई भी कैसा नजर आता है? ब्लू 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 होता है बस। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमें स्काई ब्लू नजर आता है। यहीं तक बात नहीं खत्म होती है, अगला भी देखो। अब इसमें जैसे मैंने पीछे बताया था ना एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे सारी कहानी लिखनी है और लास्ट में क्या लिखना है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और उसको अंडरलाइन कर देना है। वैसे ही देखो, सन सनराइज और सनसेट के समय ना बिल्कुल एकदम तेज लाल दिखाई देगा, खूब लाल दिखाई देगा, खूब लालिमा होती है। वो इसलिए क्योंकि सबसे कम स्कैटरिंग किस में होगी? रेड में। सबसे कम किस में होंगी? रेड में। और इसीलिए वो स्ट्रेट स्ट्रेट हमें सुबह और शाम को नजर आता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट। तो ये कहानी थी ह्यूमन आई की, और आपको मैंने ह्यूमन आई के स्टार्टिंग